सास वर्सेस बहू मिनी मोटर बाइक रेस। हरिद्वार नाम के गांव में सोनूलाल और ममता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका बेटा था नील। नील की शादी प्रिया नाम की लड़की से हुई। ससुराल आई हुई प्रिया से ममता, देखो बहू, मैं नहीं जानती कि तुम मायके में कैसे रहती थी, पर यहाँ सब काम फटाफट होना चाहिए। सारा गांव ममता की बहू की प्रशंसा करनी चाहिए, समझी? अरे सिर्फ बातें नहीं माँ जी, आपके पास आकर वो सब मीटिंग रखेंगे, देखते जाइए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपका नाम रोशन करूंगी। अगले दिन प्रिया बाइक में सारा गांव घूमने लगी। सारा गांव प्रिया को बाइक चलाते हुए देखकर हैरान हुआ। उसके थोड़ी ही देर बाद दो औरतें ममता के घर पहुंची। ममता से सरिता नाम की स्त्री, बहन जी ये क्या, आपने अपनी बहू को यूं गांव में घूमने दिया? अरे वो तो मर्दों की तरह सारा गांव का चक्कर लगा रही है, अब सारे गांव वाले क्या सोचेंगे? क्यों प्रिया, क्या ये सच कह रहे हैं? तुम बाइक लेकर गांव में गई? ये बात नहीं है माँ जी, वो मैं गांव में नहीं हूँ ना, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि गांव में क्या क्या है। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ बेटे, मैं ये पूछ रही थी कि क्या तुम बाइक चलाना जानती हो? अगर तुम चलाना जानती हो तो मुझे भी सिखाओ ना प्लीज। ये आप क्या कह रहे हैं बहन जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? अरे बहू को नसीहत देने के बजाय आप खुद बाइक चलाना सीखना चाहती हैं। अरे पगली, जिंदगी में हमारे भी कुछ यादें होनी चाहिए, अगर वो ना हो तो बेकार है। चाहो तो तुम भी सीख लो। अरे हमारी किस्मत कहाँ, हाथ पैर तुड़वा लेंगे बस। तब प्रिया ममता से, माँ जी आप पहले ही बड़े बाइक ना चलाएं, ऊपर से ससुर जी और वो सवेरे सवेरे बाइक लेकर चले जाएंगे। मैं अपने भाई से कहकर आपके लिए मिनी मोटर बाइक मंगवाती हूँ। अगले दिन प्रिया का भाई दो मिनी मोटर बाइक ले आया। उनमें बैठकर ममता और प्रिया सारा गांव का चक्कर लगाने लगी। प्रिया और ममता गांव भर में घूमते हुए बाइक चलाना सीखने लगी। गांव की सारी औरतें ये सब हैरान होकर देख रही थीं। यूं कुछ दिन बीत गए तो ममता भी बाइक चलाना सीख गई। ऐसे में कुछ दिनों बाद सरिता का भाई साहू अपने साथियों के साथ गांव में आया। यार इस बार सरिता दीदी को ज्यादा हिस्सा देना होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि दीदी ने बढ़िया लोकेशन चुना है। इस गांव के सारे मर्द सवेरे सवेरे काम पर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के इलाकों में यही सबसे ज्यादा धनवान पंचायत है। अरे बढ़िया हाथ मारा तो कम से कम 5 करोड़ के गहने मिलेंगे। अब इन पैसों से अपनी जिंदगी संवर जाएगी, समझे? सुनो, एक जरूरी बात बतानी है तुम्हें। 1 हफ्ते पहले ही इस गांव में नई बहू आई है। लड़की बहुत तेज है, उसने आते ही अपने सास को बाइक चलाना सिखा दिया। लगता है कुछ दिनों के बाद गांव की सारी औरतें उनके आसपास ही मंडराती रहेंगी। इससे पहले कि वो सबको सिखा दे, हमें अपना काम चुपचाप कर लेना चाहिए। दीदी मुझे एक आइडिया सूझा है। कल सास और बहू के बीच में एक बाइक रेस का आयोजन करते हैं। रेस खत्म होने से पहले ही मैं सारे घर के गहने समेट लूंगा। रेस खत्म होने के बाद उन्हें एक चमचा या कटोरी गिफ्ट में दे देंगे और हम लोग यहाँ से फरार हो जाएंगे। अरे वाह भैया, आजकल तुम्हारा भी दिमाग चलता है। अगले दिन सवेरे सरिता ने गांव की सारी औरतों को इकट्ठा किया और रेस के बारे में बताया। ये सुनकर सारी औरतों ने ताली बजाई। यूं थोड़ी देर बाद रेस शुरू हुई। गांव की सारी औरतें उस रेस को बड़े ध्यान से देख रही थीं। अब मिनी बाइक पर प्रिया और ममता काफी तेजी से जा रही थीं। इसी बीच लक्की और साहू सबके घर में माल लूट रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद बाइक में जाते जाते प्रिया एकदम से रुक गई। ये देखकर ममता, क्यों बहू, ये सोचकर कि मुझसे जीत नहीं सकती तुम रुक गई क्या? कोई बात नहीं, बताओ, मैं खुद ही हार जाऊंगी। ये बात नहीं है माँ जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरिता और उसके भाई ने इस वक्त रेस का आयोजन क्यों किया। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पहले घर चलते हैं। दोनों उस बाइक में अपने घर गए। तभी साहू और लक्की गहनों का गठरी बांधकर उनके घर से बाहर आ रहे थे। ये देखकर ममता और प्रिया ने उन दोनों को पकड़ा और उन्हें खूब मारा। ये बात सारे गांव में फैल गई। तब सारे गांव वालों ने मिलकर सरिता, साहू और लक्की को खूब मारा और उन्हें पुलिस को सौंप दिया। चोरों को पकड़वाने पर सब लोगों ने प्रिया और ममता की खूब प्रशंसा की। मैजिकल नागिन। एक गांव में शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका इकलौता बेटा था राकेश। शारदा और राकेश अपने 1 एकड़ जमीन में मेहनत करके गुजारा करते थे।
एक दिन शारदा राकेश से, बेटा यू और कितने दिन अकेले रहोगे? मैंने कई बार कहा है कि तुम शादी कर लो, पर तुम मानते ही नहीं। अभी तुम बच्चे नहीं रहे हो बेटा, और कुछ दिन बीत गए तो तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा। तुम्हारे पिताजी के दोस्त रतन सिंह शहर में रहते हैं ना, तुम्हारे पिताजी की मदद से उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि वो अपनी बेटी रेखा की शादी तुमसे करना चाहते हैं, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। मेरे समझ में नहीं आता है कि क्या वजह है। तुम आज शहर जा रहे हो ना, तो वहाँ रतन सिंह के घर जाओ और उनकी लड़की को देख कर आओ। अगर तुम्हें लड़की पसंद हो तो शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। मेरी शादी की इतनी जल्दी नहीं है माँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे शादी की बात ना किया करो। मैंने जो अपने जमीन पर कर्ज उठाया है वो जब तक ना चुकाऊं मैं शादी नहीं करने वाला। अरे तुम मेरी बात कब सुनते हो बेटा। ठीक है, मैंने रास्ते में कुछ खाने के लिए रोटियां बनाई हैं। बोतल में मैंने दूध भी रखा है। तुम जल्दी काम निपटा कर आ जाओ। राकेश शहर जाते हुए रास्ते में एक पेड़ के नीचे खाने के लिए रुका। बोतल से थोड़ा दूध पिया और माँ से कितनी बार कहा है कि दूध में चीनी ना डाला करे, पर मानती नहीं। कहकर बोतल में बचे दूध को पास वाले बिल में डाल दिया। बाद में रोटी खाकर वो शहर की ओर चल पड़ा। 4 दिन बाद शहर में काम निपटाकर राकेश अपने घर लौटा। घर में उसने एक औरत को साड़ी पहन के खूब सज धज कर सब्जी काटते हुए देखा। राकेश को देखकर, आ गए आप ही की राह देख रही थी। इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? राकेश हैरान होकर अपनी माँ से, माँ ये लड़की है कौन? ये हमारे घर में क्यों है? क्यों बेटे मजाक करते हो? तुम पति पत्नी मिलकर मेरे साथ नाटक कर रहे हो क्या? तुम श्रीलता को नहीं पहचानते? अरे लड़की देखने के लिए कहा तो सीधा शादी करके आ गए। फिर माँ से मिलने की हिम्मत नहीं हुई तो पहले इसे भेज दिया माँ को पटाने के लिए, और अब कहते हो कि वो कौन है मैं जानता नहीं है। चलो जो हुआ सो हुआ, मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा। तुम दोनों तोता मैना की तरह मिलजुल कर रहो, बस यही चाहिए मुझे। राकेश के समझ में कुछ नहीं आया और वो अपने बाल नोचने लगा। बाद में शारदा को अलग ले जाकर, माँ मैं कसम से कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है। कोई बात नहीं बेटे, लगता है कोई रईस घर से है, कोई मुसीबत में फंस गई होगी। रहने दो जितने दिन रहती है, हम तो उसे बस थोड़ा खाना देंगे ना। अगले दिन शारदा, बेटी श्रीलता आज क्या खाना बनाए? एग करी, मटन बिरयानी, चिकन रोस्ट, सेवैया का खीर और मीठा चावल बना दो, बस काफी है। आज का दिन गुजार लेंगे। बस खाना शुद्ध घी में पकाए काफी है। मैं तेल की तली हुई चीज नहीं खाता। हर व्यंजन में केसर डाल दीजिए 2-4 दाने बस, वरना मुझसे खाया नहीं जाता। शारदा राकेश के पास गई। सुना तुमने? जाकर उसने जो कुछ कहा है सब लेकर आओ। माँ ये जो एक वक्त का खाना खाती है उसे हम 1 महीना गुजार सकते हैं। खाने के बारे में ऐसे नहीं बोलते बेटा। जब तक बन पड़ेगा हम उसे खिलाएंगे, बाद की बात बाद में देखेंगे बेटा। कुछ दिनों बाद शारदा श्रीलता से, देखो बेटी घर का हाल तो तुम देख ही रही हो। आज से जो कुछ हम खाएंगे वही तुम भी खाना बेटे, बुरा न मानना। वैसे भी हमने जमीन पर काफी कर्जा लिया हुआ है, अब कोई नया कर्जा तो देगा नहीं। ये बात कहने के लिए आपने इतना संकोच किया? कल से जो कुछ आप बनाएंगे मैं वही खाऊंगी। मैं तालाब पर जाकर पानी भी लाऊंगी। उस दिन से श्रीलता तालाब की ओर पानी भरने हर रोज जाने लगी। कुछ दिनों बाद सारे गांव वाले शारदा के घर आए। भाई देखो शारदा, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू नहीं कोई भूतनी रहती है, उसे पहले घर से भगा दो। पता नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी बहू तो बहुत प्यारी है, उसे कोई भी काम दो वो मना नहीं करती, खुशी खुशी करती है। आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में भी नहीं बात की। ऐसी लड़की के बारे में आप ऐसे बात करें, ये मुझे मंजूर नहीं है। अरे पगली, वो पानी भरने के बहाने घर से बाहर निकलती है और हम लोग के घर में आकर अंडे, मुर्गी, बकरी सब निकल जाती है। कोई इंसान ऐसा कर सकता है क्या? इसीलिए वो इंसान नहीं कोई भूत है। लगता है आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आप लोगों को जलन हो रही है ना कि इस सारे गांव में ऐसी सुंदर बहू और किसी के घर में नहीं है। आप लाख कह लो, मैं नहीं सुनने वाली। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तब सब वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद उस गांव में कीड़े लगने के कारण सारे फसल सूख गए। लोग परेशान होने लगे। कुछ दिनों बाद नाग पंचमी का त्योहार आया। सब गांव वाले नाग देवता को समर्पण करने के लिए अंडे और दूध लेकर मंदिर की ओर गए। सब जो दूध ला रहे थे उन्हें एक बड़े घड़े में भरने लगे। एक बड़े थाली में उन्होंने अंडे रखे। शारदा, राकेश और श्रीलता भी मंदिर पहुँचे।
वो दूध और अंडे देखकर श्रीलता दौड़ी दौड़ी गई और घड़े का सारा दूध पी लिया। थाली में रखे सारे अंडे निगल गई। सब हैरान होकर देखने लगे। तब एक औरत शारदा से, जब हमने कहा था तो तुम मान नहीं रही थी। इस डायन की वजह से ही इस सारे गांव का फसल सूख गया है। अब क्या कहती हो? इससे पहले कि शारदा कुछ कहती, श्रीलता के शरीर का निचला भाग सांप में बदल गया और श्रीलता के शरीर का ऊपरी भाग देवता के रूप में बदल गया। यूं वो हवा में उड़ने लगी। सब उसे देखकर हैरान हो गए। मैं नाग देवता हूँ। एक साधु के श्राप के कारण मैं सांप के रूप में बदलकर एक जंगल की बिन में पड़ी रही बिना खाना के। साधु ने मुझसे कहा था कि अगर मुझ पे कोई रहम करके मुझे भोजन कराए तो मैं श्राप से मुक्ति हो सकती हूँ। आपके बेटे ने जो चीनी मिलाया हुआ दूध पिलाया, उससे मैं इंसान का रूप धारण कर सकी। श्राप से बिल्कुल मुक्त होने के लिए मुझे आपके घर ठहरना पड़ा। आज नाग पंचमी है ना, आज के दिन आपने और सारे गाँव वालों ने मिलकर मुझे भोजन कराया। इससे मैं श्राप से बिल्कुल मुक्त हो गई हूँ। आप लोगों ने जो मेरी मदद की, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर उसके मुंह खोलते ही उसके मुंह में से सोना, हीरे, पैसे सब गिरने लगे और वहाँ उनका ढेर लग गया। लोग ये देखकर काफी खुश हुए। नाग देवता शारदा से, ये पैसे ले लो और अपना कर्जा चुका दो और धनवान रहो। फिर गांव वालों से, आप लोगों का फसल खराब होने का कारण मैं नहीं, वो कीड़े थे। कहकर हवा में हाथ हिलाया। जो खेत सूख गए थे वो फिर हरे भरे हो गए। सारा गांव बहुत खुश हुआ। सबने नाग देवता को प्रणाम किया। नाग देवता हवा में गायब हो गई। शारदा और राकेश ने न केवल खेत का कर्जा चुकाया बल्कि और जमीन खरीदा, घर बनाया और राकेश ने एक सुंदर लड़की से शादी भी कर ली और खुशी खुशी रहने लगा।